तो अब तक हमने बात की कि पिछले वाले क्लास में हमने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। आज हम बात करने वाले हैं हर्निएटेड डिस्क, जिसे कहा जाता है ना। जब पेशेंट आते हैं हमारे पास रिपोर्ट्स लेके, हम रिपोर्ट लेते हैं, वहां पे पढ़ना शुरू करते हैं। C1 C2 C3 क्या है समझ लेते हैं, थोरासिक क्या है पता है, लंबर क्या है पता है, तो वो पहचान तो लेते हैं। लेकिन उसके आगे जो लिखा होता है वो समझ में नहीं आता, है ना, कि ये है क्या, ये कैसे होता है। और फिर वो पेशेंट के सामने ढूंढते बैठना या पूछना। पेशेंट को खुद को नहीं पता होता, उसको पता होता तो रिपोर्ट्स निकलवाता ही नहीं, उसको पता होता तो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं, है ना। तो उसको खुद को नहीं पता था, शायद डॉक्टर को भी नहीं पता था, या शायद डॉक्टर को पता था लेकिन फिर भी रिपोर्ट करवानी थी, है ना। तो बिना उसके बहुत सारी चीजें नहीं होती है। तो हार्निएटेड डिस्क किसे कहा जाता है? बल्ज डिस्क अगर हुआ है वहां पे, है ना, बल्जिंग हुई है, डिस्क में बल्ज हुआ है, या डिस्क स्लिप हो गई है, या वहां पे कोई भी डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, ऑस्टियो चेंजेस हो रहे हैं, है ना। चाहे वो स्पाइन में हो चाहे लंबर में हो, इन दोनों में ही ये होते हैं ज्यादातर। थोरैसिक वगैरह में ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, होते हैं सर्वाइकल और लंबर में, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं ये होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं और इनकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, है ना, उसको समझेंगे पहले। अब ये सारे की सारी चीजें जो है वो लगभग एक तरह से एक जैसी ही सारी चीजें, है ना। स्पाइन डिस्क हर्निएशन कह लो, हर्निएटेड डिस्क कह लो, बल्ज कह लो, स्लिप आउट डिस्क कह लो, है ना, या उसका प्रोटेक्टिंग डिस्क कह लो, या कुछ भी आप कह लो उसको, है ना, रिपोर्टेड डिस्क कह लो। तो ये सारी चीजें हैं क्या, पहले इसको समझना जरूरी है कि होता क्या। और उसको समझने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि डिस्क क्या है इसको समझे, है ना। स्लिप डिस्क क्या है या डिस्क क्या है, इसको समझना जरूरी होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हर एक बोन के बीच में हमें वहां पे क्या मिलता है, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है ना, जेल टाइप। चलो नॉर्मल, नॉर्मल वाली जो होती है वो देखते हैं। ये सबसे ऊपर की तरफ दिख रही है आपको, है ना, सबसे ऊपर की तरफ दिख रहा है। ये कैसा है, नीचे एक बोन है और ऊपर की तरफ एक बोन है, ये दो बोन्स के बीच में यहाँ पे ये ब्लू कलर की हमें जेली टाइप एक डिस्क दिखाई दे रही है, एक पिलो के जैसे है, एक तकिए के जैसे छोटा सा एक वहां पे हिस्सा होता है। इसका काम क्या होता है? लुब्रिकेशन करना। इसका काम क्या होता है? दो हड्डियों को आपस में घिसने नहीं देता ये, है ना। इसका काम क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि इन दो बोन्स को, दो हड्डियों को, दो वर्टिब्रास को आपस में घिसने नहीं देता। घर्षण होगा तो क्या होगा वहां पे? सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको, समझो अगर ये वहां पे नहीं है तो क्या होगा? सबसे पहले मोमेंट ही आपकी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मोमेंट क्या हो जाएगी आपकी? गड़बड़ हो जाएगी। इसको समझना बहुत आसान होता है। दो न्यूज़पेपर ले लो, एक के ऊपर एक रख दो, और सबसे ऊपर वाले न्यूज़पेपर को घुमाना शुरू करो, क्या होता है? ऊपर के दो पन्ने हैं वो सब सिकुड़ने लगते हैं, वहां पे आपस में फंसने लगते हैं, फटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में लुब्रिकेशन नहीं है जो उसको स्पिन होने देगा। बिना घर्षण किए, बिना आपस में घिसे ये उसे घूमने नहीं देंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये नेचुरली दी हुई है, ये सभी को होती है ना। आपके घुटनों में भी ये इसी तरह से है, आपके शोल्डर्स में, आपके हिप जॉइंट्स में भी ये इसी तरह से होती है। तरीका थोड़ा अलग होता है, शेप थोड़े अलग होंगे, लेकिन ये इसी तरह से होता है। अब वहां पे भी नर्व होती है, वहां पे भी ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नर्व होती है। अब ये जो ऊपर से ओपन पाइप जैसा दिख रहा है ना, ये है आपकी एक हेल्दी नर्व, है ना। ये हेल्दी नर्व है, ये ब्रेन की तरफ से आई है, किसी न किसी ऑर्गन की तरफ जाएगी, मसल्स की तरफ जाएगी, उनसे उनके काम करवाएगी, उनसे ऑर्डर्स लेगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी, ब्रेन से उसके रिएक्शंस लेगी, फिर नीचे तक मोटरी नर्व्स तक पहुंचाएगी। सेंस और मोटरी नर्व्स ये भी आगे बढ़ेंगे, क्या होता है मोस्ट प्रोबब्ली आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो उसे भी आगे पढ़ेंगे कि नर्व के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट ये होते हैं। इसलिए कहा कि ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो गलती से भी इसको प्रोजेक्ट के लिए मत लीजिएगा, है ना। एक छोटी सी कोई बीमारी ले लें, उसके ऊपर करो तो उसमें भी 50-60 पेजेस आराम से हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है,
हमारी कुछ अच्छी आदतों की वजह से या हमारे शरीर में बनने वाले होने वाले कुछ डिसबैलेंसेस की वजह से, या हमारी कुछ गलत एक्टिविटीज की वजह से, या कोई एक्सीडेंशियल कुछ हो जाए तो इस इसमें क्या हो जाता है, ये डिस्क जो है ये अपनी जगह से हट जाती है। इधर ये बाहर की तरफ चली आएगी तो उसको कहते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क मतलब क्या, सरक गई, है ना। बचपन में आप लोग ये खेलते होंगे, मराठी में घसरगुंडी कहते हैं, हम हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। हिंदी में कभी खेला नहीं मैंने, मराठी में ही खेला। तो आप एक तरफ से ऊपर चढ़ते हो, दूसरी तरफ से आप छटक के नीचे चले आते हो। तो एक जगह से छटक जाना, बाहर निकल जाना, अपनी जगह से हिल जाना। अब वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाए, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये जब फ्रंट डायरेक्शंस में जाती है ना, सामने की तरफ जाती है, तो ज्यादा समस्या नहीं होती है इसको। लेकिन ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे कब हो जाता है, ये इस तरफ जा रहा है, ज्यादा कोई इशू नहीं होगा, थोड़े एक्सरसाइजेस वगैरह कर लो थोड़ा, तो उसमें नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये अगर पीछे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे इन नर्व्स को अगर ये दबाना शुरू कर देते हैं, अब शुरू होती है समस्या, है ना। अब शुरू होती है समस्या, जिसमें फिर मूव लगाओ, गर्म पानी से सेक करो, ठंडे पानी से सेक करो, डॉक्टर के पास जाओ, पेन किलर्स खाओ, इंजेक्शंस लो। डॉक्टर को पहले विजिट में ही पता होता है क्या हुआ है, वो नहीं बताएंगे हमें, है ना। तो वो एक्सरे करो, एमआरआई करो, फिर इसके पास जाओ, फिर कुछ फिजियो करो, फिर हाथ पैर हिलाओ, फिर और गोलियां खाओ। ये तब तक करेंगे जब तक ये डिस्क जो है यहाँ से पूरी तरह से डैमेज होके खत्म नहीं हो जाती, है ना। ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक वो पूरी तरह से डैमेज होके वहां से हट नहीं जाएगी, राइट। अब इसी को ऊपर के चित्र से देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ये जो है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है बड़ा सा, ये क्या है, ये आपकी डिस्क है ना। अब सामान्य तौर पे इसे कैसे होना चाहिए था, इसे अपने शेप में होना चाहिए था, कुछ इस तरह से सामने की तरफ, है ना। कुछ इस तरह से सामने की तरफ होना चाहिए था। इसको नर्व से टच भी नहीं होना है, इसका और नर्व का कोई लेना देना नहीं है। इसका काम क्या है, दो हड्डियों के बीच में घर्षण नहीं होने देना, है ना। तो इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए था, ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब किसी रीजन से क्या हो गया, ये यहाँ पे बाहर चली आई और इसने यहाँ पे नर्व को दबाना शुरू कर दिया। ये हम बहुत एक्सपांड करके देख रहे हैं, शरीर में बहुत छोटे से इसमें होता है, तो इसने वहां पे उसको दबाना शुरू कर दिया, है ना। अब इसके वजह से क्या होगा, ये नर्व जो दब गई, अब यहां से आगे जहां पे भी जा रही थी सप्लाई, समझिए आपके बगीचे में पानी डालते हो आप, तो पाइप्स होते हैं ना, आप घर में पाइप लगाते हैं और फिर बगीचे में डालते हैं, होगा बगीचा तो, है ना। मल्टी स्टोरेज में रहने वाले हैं तो बगीचा मतलब आपका यही हो गया, फिर भी कभी ना कहीं देखा होगा। अब अगर किसी ने बीच में ही उस पाइप पे पैर रख दिया, क्या होगा, जहां आपने पैर रखा है वहां से आगे का सप्लाई क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, रुक गया, है ना। अब ये क्या करेगा, जहां से सप्लाई आ रहा है वहां पे प्रेशर बनाना स्टार्ट करेगा, तो आपने अगर ज्यादा दबा दिया तो ये क्या हो जाएगा, नल में से पाइप निकल जाएगी, है ना। और आपने थोड़ा दबा के रखा है तो क्या होगा, जिस प्रेशर से पानी आना चाहिए, जिस एरिया में आप उसको लेके खड़े हो, वहां पे जो प्रॉपर नरिशमेंट समय में मिलना चाहिए था, उस समय में वो प्रॉपर नरिशमेंट वहां पे नहीं मिल पाई, है ना, यही होगा। उसी को यहाँ पे फिर ये स्लिप डिस्क कहते हैं, बल्ज कहते हैं, है ना, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन हैं सभी के सभी इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ये दब गए यहाँ पे, और ये पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे जा रहे थे, अभी अगर सर्वाइकल में है तो ये हाथों से संबंधित समस्याओं को क्रिएट करेंगे, आपके कंधों में, आपकी छाती में, आपके हाथों में, आपके चेहरे पे, आपकी फिंगर्स में नमनेस वगैरह, पेन, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगे। अगर ये कमर की तरफ है, लंबर की तरफ है, कमर की तरफ है, तो ये कहाँ दिखेंगे, पैर में, हिप्स पे, थाइस पे, नी में। घुटने का दर्द हो रहा है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब ठीक ही नहीं हो रहा है घुटना, है ना, घुटना ठीक ही नहीं हो रहा है, और आप लगे पड़े हुए उसके पीछे, और हम सोचते हैं कि 10 पेशेंट को मैंने लगाया, सबके सब ठीक हो गए, ये एक पेशेंट क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मैं इसके घुटने की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इसका घुटना ठीक क्यों नहीं हो रहा है।
तो वही रीजन है, उस तक जो सप्लाई, उसको जो सप्लाई होना चाहिए, नरिशमेंट उस तक जो पहुंचनी चाहिए, जो सर्कुलेशन उस तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं तो रुक रहे हैं। उसको आगे पीछे ढूंढो। हम वो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, हम बन चाहते, हम क्या करते हैं, हम लकीर के पीछे दौड़ने लगते हैं, है ना। छोटे बच्चों को जैसे करते हैं हम कि वो देखो कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो लगता है रोने हैं, मेरा कान लेके गया, वो वाली हालत हो जाती है हमारी कि हम घुटना लेके रोने लगते हैं। हम ये नहीं सोच रहे उसके आगे पीछे भी तो देखो। आपके घर में पानी नहीं है, आप क्या करते हो? तुरंत बगल में सरिता सरला को आवाज दोगे ना, अरे तुम्हारे घर पे पानी आया क्या, नहीं तो वो बताएगी कि हाँ आया है नहीं आया, तो उससे पता चलता है। उसके घर में आया लेकिन तुम्हारे घर में नहीं आया, मतलब कुछ तो बीच में सप्लाई का गड़बड़ है। तुरंत आप प्लम्बर को बुलाते हो, तो प्लम्बर की तरह सोचो कि घुटने तक नहीं पहुंच रहा है, शोल्डर तक नहीं पहुंच रहा है, हाथों की उंगलियों तक नहीं पहुंच रहा है, हाथ के मसल्स वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, पैरों के मसल्स वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, रीजन क्या है? और एक बहुत बड़ा मजेदार रीजन बताऊंगा आगे आपको, उस पे भी ध्यान देना जरूरी होता है, ये हम हर बार छोड़ देते हैं, बताऊंगा, याद रखिएगा, सिर्फ नोट करते चलिए। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी एक्सेस इंफॉर्मेशन हो या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपको इन बिटवीन आती है क्लास के दौरान, उसको नोट कर लेना है, आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। अब बगल में देखिए, यहाँ पे एक एक्सरे लाया हूँ आपके लिए, दिख रहा है ये, थोड़ा सा साइड में है लेकिन दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इन सर्कल्स को देखने पे पता चलता है कि आप जब वहां पे एक्सरे देखोगे, हम जब वहां पे एक्सरे देखेंगे, तो हम बल्ज किस तरह से देखेंगे वहां पे? आवाज क्लियर है ना मेरी? जी सर। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन वर्टिब्रास दिख रहे हैं हमें, टोटल चार वर्टिब्रास है यहाँ पे, है ना। ये देखो, ये ऊपर से नीचे तक वर्टिब्रास दिख रहे हैं, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको रेड सर्कल के ऊपर, है ना। ये ऊपर से नीचे तक जितने वर्टिब्रास दिखाई दे रहे हैं हमें, सॉरी मेरा ड्राइंग गायब हो गया। हाँ, देखो जैसे ये वाला एक वर्टिब्रा है, ये वाला एक है, ये वाला एक वर्टिब्रा है, ये वाला एक वर्टिब्रा है। सॉरी, ये दो वर्टिब्रास के बीच में कि ये डिस्क है, वर्टिब्रास ये है ना, ये बीच में जो है ये वर्टिब्रास है, हड्डियों को वर्टिब्रास कहा जाता है। तो ये बीच में जो डिस्क दिख रही है ना, ये क्या है? ये नॉर्मल फिगर है डिस्क में, है ना, ये हेल्दी है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। जब तक इनमें ये थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, जब तक इनमें ये बीच का व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, समझिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है ना। दूसरा दूसरा क्या देखेंगे आप, जो पिछली क्लास में बताया था, दूसरे इसमें क्या देखते हैं हम, कर्व ठीक से है या नहीं, तो यहाँ पे कर्व देखा जाता है वो सही है या नहीं, तो यहाँ पे मुझे कर्व ठीक लग रहा है ना, यहाँ पे कर्व डिस्टर्ब नहीं है, यहाँ पे भी कर्व डिस्टर्ब नहीं है, आगे पीछे दोनों तरफ, ऊपर के इसमें मैं रेड सर्कल्स पे नहीं आया हूँ। अब इसमें और उनमें फर्क देखिए, यहाँ पे व्हाइटनेस दिख रहा है क्या आपको? जहां भी ये पंजा है यहाँ पे व्हाइटनेस दिख रहा है, देखिए ऊपर वालों में क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सफेद पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक सफेद पोर्शन दिख रहा है। मैंने स्टार्टिंग में वर्ड क्या यूज किया, तकिया, है ना, कि ये एक गद्दे की तरह होता है, तकिए की तरह छोटा सा हिस्सा होता है। तो तकिया नॉर्मली कैसा होता है, आंखों के सामने कौन सा तकिया आता है, सफेद कवर वाला तकिया आता है। भले हम घर में नहीं यूज करें, लेकिन तकिया कौन सा आता है, सफेद कवर वाला आता है। तो जब तक तकिए का सफेद कवर दिख रहा है यहाँ पे ऑल गुड, जैसे ही तकिए का सफेद कवर गायब दिखा, गड़बड़ी है ना, यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे गड़बड़ी, देखो पीछे की तरफ सफेद दिख रहा है, सब ठीक है ना, यहाँ पे व्हाइट पोर्शन गायब हो गया, गड़बड़ है। अब पहले वाले में क्या दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज निकला हुआ है। अब ये कौन सा जॉइंट है, L5S1, देख के पता चलना चाहिए कि ये पूरा कर्व हो रहा है, तो दिस इज L5, दिस इज S1, ये हिप पे फुल कर्व स्टार्ट हो गया। तो ये जो नीचे वाला है, ये कौन सा है मेरा, ये मेरा S1 है यहाँ पे, है ना, सो दिस वन इज S1। और ये ऊपर की तरफ जो है, ये है मेरा L5, मेरा मतलब ये जिस किसी का होगा उसका, है ना। और ये ऊपर आ गया L4, राइट। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक बल्ज निकला हुआ दिखता है मुझे, ये एक छोटा सा बल्ज निकला हुआ दिख रहा है।
ये वाला, है ना, ये बराबर अभी इसी समय पे इसको सारे मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू होते हैं। वैसे बराबर चलता है। हाँ देखो, अब दो दो कर रहा है। चलिए ठीक है, जान दीजिए, आप लोग समझ रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा बल्ज दिखाई दे रहा है हमें, है ना, देखो यहाँ पे एक छोटा सा बल्ज दिख रहा है। और वही ऊपर वाले में देखेंगे, यहाँ पे ये बल्ज अब बड़ा हो गया। यहाँ L5 में अभी इतना इशू नहीं है, लेकिन L4 L5 के बीच में इसने यहाँ पे अब इसको दबाना शुरू कर दिया। ये जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थे यहाँ पे, है ना, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे अब नहीं दिख रही हमें। जो यहाँ पे एक सीधी रेखा होनी चाहिए थी इसकी, ये मुझे अब नहीं दिख रही। देखिए ये दबना शुरू हो गई। अब ये पेन करना स्टार्ट करेगा। अभी तो नमनेस वगैरह स्टार्ट होगी, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो इसको प्रेस करते जाएगा, है ना, वैसे वैसे उस बल्ज को यहाँ पे ये प्रेस करते जाएगा। ये उसका फ्रंट एरिया होता है ना, और ये बैक साइड का एरिया है हमारा। तो एक्सरे देखने पे भी क्या चीजें देखनी है ये पता होना चाहिए हमें। एक्सरे देखते समय पे भी क्या चीजें देखनी है ये भी समझना जरूरी है। धीरे धीरे इसको भी पढ़ते रहना जरूरी है। पेशेंट आए आपके पास, मेरे पास तो आते मैं मना कर देता हूँ कि मेरे पास आते समय कोई फिल्म वगैरह लेके नहीं आनी है, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, समझ में नहीं आता है या डॉक्टर ऑलरेडी उनको बता चुका होता है, फिर उसको देखते बैठने में कोई मतलब नहीं है। हर किसी को क्या चाहिए, रिपोर्ट से रिलेशंस रहते हैं। रिपोर्ट पढ़ो, कम से कम रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे। यहाँ पे आप गलतियां कर भी सकते हो, है ना, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है स्पाइन का एक्सरे एमआरआई देखने का। एमआरआई तो और भी गंभीर विषय हो जाता है। उसके फोटोज तो वो एक समय पे 90, 120, 200 होते हैं, तो वो तो समझना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। एक्सरे देख के आसानी से समझा जा सकता है। फॉर एक एग्जाम्पल, तो ये ऊपर के नॉर्मल वर्टिब्रास हो गए, नीचे के ये बल्ज वाले, डिजनरेशन वाले, स्लिप डिस्क वाले, है ना, वो हो गए। बल्ज मतलब ये छोटा सा जो फोड़ा निकला बाहर, इसे बल्ज कहते हैं। स्लिप डिस्क मतलब ये डिस्क की आगे की तरफ सरक जाएगी या उसकी तरफ सरक जाएगी, है ना, एक ही चीज है, नाम उसके अलग अलग है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, है ना, स्पेसिफिकली जिसके लिए रुके हुए थे अब तक हम लोग, क्योंकि ज्यादातर हमें वही चाहिए होता है। बीमारी को समझने से पहले हमें प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल बताओ क्या है, प्रोटोकॉल बताओ क्या है। अभी इनको एक ही नाम है या अलग अलग नाम है, ट्रीटमेंट सभी की एक जैसी होंगी, है ना, जब तक ऑस्टियो डिजेनरेशन नहीं होते। आगे देखेंगे कैसे उसे देखते हैं। तो कॉमन ट्रीटमेंट, कॉमन ट्रीटमेंट नाम दिया है क्योंकि आगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी है, इसलिए इसको कॉमन ट्रीटमेंट कहा है। लेकिन ये सामान्य ट्रीटमेंट नहीं है, ये उतनी कॉमन ट्रीटमेंट नहीं है ना। अगर इसको सही समय पे लगाना शुरू कर दिया आपने, तो आप आगे चल के पेशेंट की बड़े बड़े ऑपरेशंस आप रोक सकते हो। ये जो भी गंभीर समस्याएं यहाँ पे होती है ना, ये काफी गंभीर समस्या है ना। अब इसके होने के पीछे के रीजंस कई सारे होते हैं। इसके पीछे होने के रीजंस कई सारे होते हैं। अब स्लिप डिस्क किसे कहते हैं, जब लंबर सैक्रल, लंबर और नीचे का सैक्रल उसमें क्षेत्र में या ग्रीवा क्षेत्र में, ग्रीवा मतलब सर्वाइकल, गर्दन की हड्डियां, है ना, ग्रीवा क्षेत्र में डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है। डिस्क अपनी जगह से खिसक गई, किसी भी दिशा में जा सकती है, तो इससे स्लिप डिस्क कहा जाता है। वो अपनी जगह से हिल गई, खिसक गई, तकिया अपनी जगह से हिल गया, उसको स्लिप डिस्क कह लिया। अब ये सरकने पे जब उस पर प्रेशर बनता है, तो एक बल्ज निकल आता है बाहर, एक एक फोड़े की तरह, एक गुब्बारे की तरह छोटा सा हिस्सा बाहर निकल आएगा। उसे बल्ज कहते हैं या बल्जिंग कहा जाता है ना। तो इसे स्लिप डिस्क कहते हैं। कुछ तनाव, तनाव पूछा था आपने ग्रुप में, तनाव क्या होता है। तनाव मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी। किसी भी चीज की, आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन, जितने भी मसल्स हैं, उनकी इलास्टिसिटी होती है ना। ग्रुप में आज किसी ने पूछा था, देखा मैंने, लेकिन बहुत भागते दौड़ते हुए देखा, तो वहां जवाब नहीं दे पाया। मैंने सोचा चलो शाम को क्लास में मिलना ही है, तो वहां पे देख लेते हैं, है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, वॉइस क्लियर है। तो तनाव का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी। आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है, मैं अभी इस समय पे हाथ हिला रहा हूँ, आप हाथ हिला रहे हैं, आप नीचे झुकते हैं, आप सीधे होते हैं, आप कोई चीज उठाते हो, रखते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो, इस पूरी एक्टिविटीज में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मसल्स
बोन्स, नर्व्स, ये सभी वहां पे एक्टिव रहती है। ऑर्गन्स जब अपनी एक्टिविटीज करते हैं, वो जब अपनी रोज की दिनचर्या में जो उनकी शरीर की जो हरकतें होती है वो करते हैं, तो उसमें भी एक इलास्टिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पैरों में से जब आपके तनाव हट जाता है तो क्या हो जाता है वहां पे? पैरों में से तनाव हटता है तो क्या होता है? चलिए थोड़ा आसान सवाल करता हूँ। वेंस में से तनाव हटेगा तो क्या होगा? वेंस में से तनाव हटेगा तो क्या होगा? कफ मसल पेन। वेंस में से तनाव हटेगा। बस स्टिफनेस हो जाएगी। हाँ, देखिए यहाँ पे सुप्रिया जी ने जवाब दे दिया आप लोगों को चैट बॉक्स में। क्या कहेंगे उसको? वेरिकोज कहेंगे। वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस क्यों होते हैं? तनाव नहीं है, इलास्टिसिटी खत्म हो गई, तो वो गेट्स जिस तरफ खुलने चाहिए थे वो खुलना बंद हो गए, वो ढीले पड़ गए, लटक गए। तो अब ब्लड जो ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अपोजिट साइड जो ब्लड जाना चाहिए था, वो अब नहीं जा पा रहा है। हार्ट में इतनी पावर नहीं होती कि वो आपके पैरों में से ब्लड को ऊपर खींच सके। एक चीज को समझिए, अब तक जो सिखाया जाता था ना आपको कि हार्ट मोटर है, पंप करता है, खींचता है, छोड़ता है, ये अकेले हार्ट के बस की बात नहीं होती। आपका हार्ट हेल्दी है, लेकिन अगर बाकी के आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज, ये अगर सही नहीं है, आपका और ग्रेविटी का कभी कनेक्शन, क्या कॉन्टेक्ट ही नहीं आते हैं, तो ये बॉडी के सर्कुलेशंस प्रॉपरली कभी नहीं होंगे, है ना। तो तनाव काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे भी तनाव वैसे ही महत्व रखता है। तो कुछ तनाव, और तनाव भी स्लिप को बाहर की तरफ ढकेल देते। तनाव मतलब वहां पे जोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो तनाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो जिस तरह से आप दो किसी चीज को हाथ में पकड़ लो और उसको जोर से दबाओ, जैसे आपका आटा होता है ना, रोटी बनाने के लिए आप जो आटा लगाते हो, कनिक लगाते हो, अगर उसको ऐसे मुट्ठी में पकड़ के जोर से दबा दिया तो क्या हो जाएगा? जहां जहां से उसको जगह निकलेगी वो बाहर निकल जाएगा, है ना। रोटी का आटा आप हाथ में दबाओ, जहां जहां से जगह मिलेगी वो बाहर निकल जाएगा। होली, अभी कल होली खेली आप लोगों ने, है ना। अब उसमें भी जो पानी के गुब्बारे होते हैं आपके, या बर्थडे पे जो गुब्बारे फुलाते हो आप, तो उसको जब दबाओगे तो जिस तरफ उसको लूज मिलेगा, तनाव जिस तरफ नहीं होगा, जिधर तनाव है उस तरफ बढ़ता है क्या? नहीं। जिस तरफ तनाव कम पड़ेगा वो गुब्बारा उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उस तरफ बड़ा सा ऐसा कुछ निकल आएगा बाहर, तो उसे क्या कहते हैं? वो बल्ज हो गया। तो तनाव होगा तो भी स्लिप डिस्क या डिस्क से रिलेटेड इश्यूज होंगे, या तनाव नहीं होगा तो भी होगा। तो तनाव की वजह से स्लिप डिस्क होगी। इस डिस्क को प्रोविजन कहा जाता है ना। तो ये प्रोट्रूजन हो गया वहां पे, स्लिप डिस्क हो गई, रीढ़ की हड्डियों में संबंधित छिद्रों से बाहर निकल आ जाती है, उसको बल्ज कहते हैं, दबाव के कारण जो होता है उससे। अभी जो मैंने एग्जांपल्स बताया आपको, तो ये सब वही सब लिखा हुआ है। गलत मुद्रा में बैठना, पिछली क्लास में बताया था मैंने, है ना। काफी सारे साथियों की हमारी आदत है, एक पैर पे ही बैठते हैं। सोफे पे बैठे हैं, एक पैर पे बैठेंगे, एक पैर फोल्ड कर लिया, बैठ गए। या तो दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठिए, या कोई भी पैर फोल्ड करके नहीं बैठना है। सिंपल सा, सीधे से बैठो, पैरों को फैला के बैठो। दूसरा सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? आपके स्पाइन को, आपके वर्टिब्रास को, आपके स्पाइन को सबसे बीमार करने का दूसरा सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है? आपके जो घर के सोफाज है ना, नरम वाले, सॉफ्ट वाले, बैठ गए कि चले गए अंदर, 1 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, फिर वो बाहर निकलने के लिए किसी को हाथ पकड़ के खींचना पड़ता है, नहीं तो वहीं पे हिलते डुलते रहते हैं। थोड़े हैवी हो, है ना, वजनदार लोग हो, तो वो उसी में ऐसे 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 लड़ते रहते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते, मुश्किल से निकल पाते हैं। गाड़ी के आपके ये हो गए, फोर व्हीलर्स के या टू व्हीलर्स के कुशंस हो गए, सीट्स हो गए, सड़क पर के रास्ते हो गए, सॉरी, सड़क पर के आपके गड्ढे हो गए, है ना, रोड में जो गड्ढे पड़े होते हैं वो हो गए, ब्रेकर्स हो गए सबसे खतरनाक, वो भी उतने ही खतरनाक होते। ब्रेकर्स, ब्रेकर्स पे हमेशा आराम से ही जाना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, एक जोरदार ब्रेकर्स पर से आप चले जाओ, आपको अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलता है वो डैमेज कर दिया उसने वहां पे।
जैसे जब हाईवेज पर से आप गुजरते हो, ब्रिज पर से जाते हो, तो दो पार्ट्स ब्रिज के जुड़े हुए होते हैं। जहाँ से आपकी गाड़ी जाती है तो टप 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 आवाज आता है। वहां से कई बार लोग तेजी से गुजर जाते हैं, वो डायरेक्टली आपके स्पाइन को हिट करता है। लंबर को नहीं हिट करेगा, नीचे नहीं पता चलता, डायरेक्ट स्पाइन को हिट करता है। तो आप गाड़ी चला रहे हो या पीछे बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तो जो गाड़ी चला रहे हो कुछ तो सपोर्ट लेके बैठा होता है, उसको पता होता है अब गड्ढा आने वाला है तो थोड़ा सा उड़ जाएगा वो। लेकिन जो पीछे बैठा है या जो सवारी बैठी ना, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब होती है ना। तो इसलिए मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मैं हमेशा आगे बैठता हूँ कि भाई मैं आगे बैठूंगा, आप लोग पीछे बैठो, गड्ढा आया तो भी कमर बची रहे अपनी। तो वो सारी चीजें हो गई। कहीं छटक के गिर गए आप, गलत पोस्चर में सोना। अब जिस अब जिस किसी स्थान पे सोते हो ना, वो अगर बहुत सॉफ्ट है, नरम है, तो ये भी अच्छा नहीं होता। पूरी स्पाइन के पोस्चर्स गलत हो जाते हैं। झटके से उठना, झटके से बैठना, है ना, गलत गलत एक्सरसाइजेस करना, वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। योगा के क्लासेस लगा लिए, जिम जा रहे हैं, स्विमिंग जा रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, कूद पड़े कहीं से, है ना, या कोई गलत एक्सरसाइज कर ली, सिखाने वाले को खुद को नहीं पता है कैसे करना है, उसने आपसे कुछ गलत एक्सरसाइज करवा ली वहां पे, है ना। ये सारे रीजन क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं स्लिप डिस्क के रीजन हो जाते हैं वहां पे, है ना। स्लिपिंग, फेलिंग, नीचे गिर जाना, गलत तरीके से उठना, ट्विस्ट करना, कोई काम करते समय आप ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मुड़ गए, झुक गए, वजनदार चीजें उठाना। हमेशा क्या बताया जाता है, बैठ के चीजों को उठाओ, हम क्या करते हैं, झुक के उठाते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। और उससे भी खतरनाक कौन सा है, आज की जो हमारे घर में सभी की समस्याएं हैं, जो सबकी मिलती है ना। मेरा कैमरा देखेंगे, मेरे हाइट से ऊपर की तरफ है, मतलब मेरी स्क्रीन मेरे चेहरे के ठीक सामने है ना। अब जिनके 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 कैमराज स्लाइड्स में छत के पंखे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी भी छत भी दिखाई दे रही है, ये क्या हो गया, ये गलत पोस्चर में है। ये क्या करेगा, ये आपके स्पाइन को बुरा बुरी तरह से हर्ट करेगा। आप 2 घंटे तक भी अगर इस क्लास में बैठते हो, है ना, वैसे तो 1 घंटे की ही होने वाली है, लेकिन अब बड़ी है तो 2 घंटे की होके ही रहेगी, है ना, हमारे क्लास का कुछ टाइमिंग नहीं रहता है। तो जब जब आप देख रहे हो अपने आप को और आपके पीछे अगर आपका छत दिखाई दे रहा है, तो समझो आपका पोस्चर गलत है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और हायर जगह पे होना चाहिए, है ना। आपके पीछे की पोजीशन दिखे, दीवार दिखे, छत नहीं दिखनी चाहिए आपकी। आप जितना झुक के देखेंगे उतना ज्यादा आपके सर्वाइकल पे प्रेशर बढ़ेगा। आज सर्वाइकल्स के सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हैं, वो आईटी वाले हैं, और वो आईटी वालों से भी ज्यादा आपके घर के बच्चे हैं, है ना। 24/7 मोबाइल चाहिए ही, पता नहीं, और कुछ पूछो बोलते पढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, हमने पढ़ाई की ही नहीं, है ना। तो ये गंभीर चीजें हैं। आदतें आपकी ये हो गई। एक्सीडेंशियल चीजें होनी है, तो मुद्रा हो गया, फिसलना हो गया, गिरने की वजह से हो सकता है, और आघात के कारण जोरदार मार लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके वजह से हो सकता है। कुछ रीढ़ की हड्डियों में ऑस्टियो फाइटस हो जाता है, उसके कारण ये हो सकता है। ऑस्टियो बोन से रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस, इसको डॉक्टर्स क्या कहेंगे, रिपोर्ट में लिख के आएगा डीजेनरेटिव चेंजेस, है ना। ऑस्टियो फाइटिस हो गया, ऑस्टियो अथराइटिस हो गया, ऑस्टियो बोन्स, है ना। तो बोन से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कोई समस्या हो रही है, तो उस इसमें ये वहां पे होगा। ऐसे सभी इसमें क्या होता है, वहां पे सर्जरी की सलाह दी जाती है। डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन में इसके ऊपर कोई उपचार नहीं है। जब तक आप पेन किलर खा रहे हो, दर्द रुका हुआ है, जिस दिन पेन किलर खाना छोड़ दिया, डैमेजेस तब तक बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। एक समय के बाद पेन किलर इंजेक्शंस भी काम करना बंद कर देते हैं, और उसके बाद में एक ही ऑप्शन होता है, जिसे सर्जरी कहते हैं। ये सर्जरीज करने के बाद में भी वहां पे क्या होता है, डिस्क को हटा देते हैं और वहां पे लोहे की प्लेट्स लगा दी जाती है, स्क्रूज लगा दिए जाते हैं, तो वो पोर्शन हिलेगा ही नहीं। वो पोर्शन हिलेगा ही नहीं, मतलब आपके शरीर के 33 वर्टिब्रास में से दो तीन जितने भी वर्टिब्रास के वहां पे ऑपरेशंस हो, उनमें प्लेट्स लगा के उनको फिक्स कर दिया, अब उनमें मोमेंट नहीं होगी। तो आपकी जो भी मोमेंट हो रही थी उसको 33 से डिवाइड कर लो आप। एक इसमें भी अगर वहां पे ये लगा दिया 5%, आपकी बॉडी की मोमेंट रुक गई।
शरीर की मूवमेंट जितना ज्यादा रुकेगी, शरीर में बीमारियां उतनी ज्यादा बढ़ेगी, दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती है ना। तो ऐसे इसमें क्या बताया गया है, सर्जरी जहां बताई जाती है, ऐसे हालात में आप एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला क्या बताया, हालांकि ऐसे रोगियों को लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है। 2 दिन ट्रीटमेंट लगाई, 4 दिन लगाई, महीना भर हो गया, आराम नहीं लग रहा है, तुरंत नहीं होगा, है ना। ये इतनी बड़ी समस्याएं ये तुरंत नहीं होती है। समस्या जितनी गंभीर होगी वो उतनी क्रॉनिक होगी, लंबे समय से होगी, उपचार के लिए भी थोड़ा समय लगेगा। 10% पकड़ के चलो। पेशेंट साल भर से 10 साल से फील कर रहा है, बैक पेन है, ये है वो है, बताएगा। पहले तो हल्का हल्का दर्द रहता था, एक्सरसाइज कर लेते थे, ठीक हो जाता था, अब बहुत बढ़ गया, मतलब समस्या वहीं शुरू हो गई थी। जहां दर्द आना शुरू हो गया ना, ये आपका शरीर का अंतिम सिग्नल होता है कि भाई इससे ज्यादा अब हम सहन नहीं कर सकते, अब तुम्हें कुछ करना होगा, अंदर बहुत डैमेजेस हो चुके हैं, है ना। ये वहां पे पता चलता है। कॉमन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इमेजेस के साथ मिलेंगे, तो कोई इशू नहीं है। जिनको भी स्पाइरल्स लगाने नहीं आते हो, स्पाइरल के वीडियोस यूट्यूब पे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीके से बताया है स्पाइरल कैसे लगाना है ना। स्पाइरल लगाना सीखना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस पता होनी चाहिए, और आई होप सो क्लास में हम उतना तो सीख चुके हैं, है ना। उतना तो हमें पता होगा ही, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस पता होंगे तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो, कर सकते हो। तो स्लिप डिस्क इन लंबर कहाँ पे हुई, लंबर में हुई, लोअर पार्ट में, कमर से नीचे की तरफ, या आपके कोहनी से नीचे की तरफ, कोहनी रख लो पेट के ऊपर, जहां आ रही है इससे नीचे की तरफ जहां पे गया, ये पूरा लंबर का एरिया हो गया। अगर वहां पे हो रहा है ना, सैक्रल रीजन में, लंबर के एरिया में, तो वहां क्या करना है। अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, लेफ्ट रिंग फिंगर के जॉइंट। लेफ्ट रिंग फिंगर के जॉइंट क्यों लिया है यहाँ पे, दिशा का है और वहां पर कप जॉइंट पर लंबर का आता है ना, हाँ, काल की करस्पॉन्ड। उंगली है सर, हाँ, आयुर्वेदा के काल आयुर्वेदिक की उंगली एक्यूप्रेशर के है, हिसाब से। फिंगर नंबर 6 है, काल की उंगली है। काल किसे रिप्रेजेंट करता है, स्पाइन को रिप्रेजेंट, स्पाइन को सर। है ना। तो सबसे लोअर वाले जॉइंट पे क्या आएगा यहाँ पे, लंबर। लंबर या लोअर बैक आ गई हमारी। बीच में उसी फिंगर पे बीच में क्या मिलेगा हमें, थोरासिक थोरासिक और डायफ्राम, डायफ्राम वाला एरिया आ गया, तो डायफ्राम के आसपास के थोरासिक मिलेंगे, ऊपर के और नीचे के। और वात जॉइंट तक जब पहुंचेंगे आप, वहां पे कौन से होते हैं आपके, सर्वाइकल। सारे के सर्वाइकल। सारे, वहां पे आपके सर्वाइकल के जॉइंट्स आ गए, है ना। तो सर्वाइकल की ट्रीटमेंट करनी है सबसे ऊपर की तरफ, लंबर सबसे नीचे की तरफ। प्रोटोकॉल यही है, इसको बस इसी को जॉइंट्स के हिसाब से बदलना है। आगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स भी देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। 259 सीडेट 170 टोन, है ना। 0 to 9 सीडेट क्यों लगे हैं, इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सर्जरी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो मेन प्रोटोकॉल क्या यहाँ पे है, 225 सीडेट 170, 25 सीडेट, चीज फैल रही है वो, है ना, उसको गति मिल रही है, वो फैल रही है, तो उसकी गति को रोकना है, उसके फैलने को रोकना है, उसकी गति को रोकना है। तो कहां से रोकेंगे, ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस आर द सेम पॉइंट्स। तो वायु से। अगर हाँ, तो गति किसकी है, चल कौन है, मोबाइल कौन करता है किसी चीज को, मोमेंट वायु। है ना, वायु। अगर किसी भी चीज को मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वायु को इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, मुझे रोकना है उससे, तो वायु को पहले कम करो, ठीक है। अब वो बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसका शेप गड़बड़ हो रहा है ना, उसके शेप में गड़बड़ी हो रही है, वो फैल रहा है, आकार फैल रहा है उसका, मतलब क्या बढ़ रहा है वहां पे, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है ना। तो पृथ्वी तत्व को भी कम करना होगा आपको, तो इसलिए 5 सीडेट हो गया। 1 को टोन किया, आकाश को टोन किया, क्यों, तनाव कम हो गया, इलास्टिसिटी बढ़ानी है ना, टाइटनेस बढ़ानी, इलास्टिसिटी बढ़ानी, तो उसका जो आकाश हो गया, जो एरिया हो गया, उसका जो आउटर लेयर हो गया, अब उसको जगह पे भी लाना है, जो फैल गया उसको छोड़ देंगे क्या, नहीं, तो उसको वापस लाना है ना जगह पे। तो उसके लिए क्या किया, 1 को टोन किया ताकि वो अपनी जगह पे आए, उसकी इलास्टिसिटी बनी रहे, और 7 को टोन किया है यहाँ पे,
7 क्या है? दिशा। दिशा को क्यों बढ़ाया? कि जहां से वो हट के बाहर चला था उसकी दिशा गलत हो गई ना, भटक गया, गलत दिशा में जा रहा है, तो उसको वापस अपनी दिशा में, वापस अपनी जगह पे उसे लाना था, उसके लिए 7 को यहाँ पे टोन किया। अब इसी को सर्जरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, वहां पे 0 टोन 9 सिरेट ऐड कर दिया उसमें। किसी भी प्रोटोकॉल को और पावरफुल बनाना है, 0 टोन 9 सिरेट ऐड कर दीजिए उसमें, है ना। ये सिंपल सा ही है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्यों बेटा अपने आप बदल रहा हो? ये भी बेचारा थक गया, सुबह से चल चल के इतना गर्म हो गया कि अब फट जाएगा, पता नहीं कब पिघल ना जाए। स्लिप डिस्क रिलेटेड टू सर्वाइकल। सर्वाइकल में स्लिप डिस्क हुई, रीजन कहाँ पे होगा उसका? शोल्डर्स में होगा। हाथों में नमनेस आ रही है, स्मॉल फिंगर में आ रही है, मिडिल फिंगर में आ रही है, रिंग फिंगर में आ रही है, इंडेक्स में आ रही है, अंगूठे में आ रही है, कोहनी में आ रही है। सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है। आपके बाइसेप के मसल्स अचानक वीक होना स्टार्ट हो गए, हाथों की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, पकड़ नहीं पा रहे हो, ग्रिप नहीं कर पा रहे हो, अचानक उंगलियां हिलती है, अपने आप उंगलियां हिलती है, ग्रिप नहीं मिल रही है, कोई चीज पकड़ लेते हैं, वहां पे क्या होगा? वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं लोग? पार्किंसन की ट्रीटमेंट लगाना शुरू करते हैं। दिस इज नॉट अ पार्किंसन, है ना। कोई चीज होल्ड करने पे अगर हाथ कांपता है तो ये पार्किंसन है क्या? नहीं है, सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज है। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर हो रहे हैं, सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज है। नर्व सर्कुलेशन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक हाथ पतला एक हाथ मोटा हो रहा है, सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज है ना। तो वहां पे उपचार होना जरूरी है। सेम प्रोटोकॉल उठाया हमने और सर्वाइकल पे लगा दिया, है ना। लेफ्ट रिंग फिंगर वात जॉइंट। ठीक उसी तरह से अब ये किस लिए हो गया? ये तो देख लिया हमने स्लिप डिस्क के लिए, है ना। स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क चल रही थी। एक हमारी साथी है, उन्होंने ग्रुप में डाल दिया था सर्वाइकल के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और फिर उन्होंने फिर मैसेज किया, सर नो रिप्लाई। फिर दूसरे दिन मैसेज किया, सर आप मेरा मैसेज देख नहीं रहे हो। फिर चौथे दिन उन्होंने मैसेज किया, सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मैं 4 दिन से मैं सोच में पड़ा हूँ कि मैं इसका रिप्लाई करूं क्या, है ना। क्योंकि आपने पूछा सर्वाइकल के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो पहले तो मुझे ये सोचना पड़ा कि सर्वाइकल में बीमारियां कितनी हैं, कौन सी हैं। उन पे जब ट्रीटमेंट करना शुरू करूंगा तो हर एक सिम्टम के लिए एक प्रोटोकॉल है, तो ऐसे कितने प्रोटोकॉल दे सकता हूं मैं आपको। ये भी आज जितने आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, रख रहा हूँ ना, दिस इज जस्ट 0.1% ऑफ प्रोटोकॉल्स। इसको समझिएगा। आगे इसमें आपको पीडीएफ देने के पहले मैं उसमें और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐड करके दूंगा, है ना। अभी तो सिर्फ समझना है हमें कि कैसे ट्रीटमेंट उपचार कर रहा है। तो वो शायद बीच में थोड़ी नाराज भी हो गई थी, तो उन्होंने पर्सनली भी मुझे मैसेज किया, सर आप बता नहीं रहे हो। मैं बोला मैं जितना सिखाना था उतना सिखा चुका था। अब जो आप पूछ रहे हो ये तो ब्रह्म को सवाल पूछ लिया ऐसा हो गया ना, कि सर्वाइकल के लिए अगर कोई पेशेंट आता है तो क्या ट्रीटमेंट करे या क्या क्या ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए। तो 2-3 मैंने बता दी कि भाई शुरुआत में करो आप, सुजोग है, स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस, इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस, उसके बाद में आपका तुल्यार्थता हो गया, वहां से कर सकते हो, है ना। पिछली वाली क्लास में भी हमने कई सारे ऑप्शंस देखे, ये यहाँ से स्पेसिफिकली समझना जरूरी। अब इसमें भी और भयंकर वाले स्टेजेस क्या होता है ना, जो बाहर से नहीं पता चलते, ये अंदर पहुंचने में पता चलेंगे। वो कौन से ये होते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक जगह पे रुको, ऑस्टियो की बात की है हमने, सॉरी माफी चाहता हूँ, आज ये भाई साहब मेरे नियंत्रण में नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है इनकी। लंबर ऑस्टियोफाइटस, लंबर ऑस्टियोफाइटस, अलग अलग तरीके के आपके स्लिप डिस्क होंगे, अलग अलग तरीके के रीजंस होंगे। मोस्ट ऑफ द रीजंस एक जैसे होते हैं जहाँ पे हम एक जैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये गद्दी कैसी है, सामान्य है,
है ना। ये कैसा है, डिस्क एकदम नॉर्मल परफेक्ट शेप में है, ना अंदर ना बाहर, इसके ऊपर नीचे के बोन्स भी परफेक्ट है। दूसरे वाले में क्या हो गया, डीजेनरेशन चेंजेस हो रहे हैं। दूसरे वाले में क्या आ गया, डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं। बोन्स नीचे ऊपर दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे इस डिस्क में ही कोई तो गड़बड़ी आ गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क में ही कोई तो समस्या हो गई, डिस्क में कोई गड़बड़ी होगी, डिस्क डीजेनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे दो रीजन होते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या होता है, आपकी बहुत ज्यादा मेडिसिन खाना, है ना। बहुत ज्यादा मेडिसिन खाना है, या बहुत देर तक ऐसे पोजीशन में आप लंबे से बैठ रहे हो। माइक बंद कर लीजिए आपका। किसी ऐसे लंबे समय से आप किसी ऐसे पोजीशन में बैठ रहे हो, या किसी ऐसे पोस्चर में बैठ रहे हो जो इसको कंटिन्यूअसली डैमेज कर रहा है ना, या उस तक नरिशमेंट ही नहीं पहुंच पा रही है, तो वो हेल्दी नहीं है। वो हेल्दी नहीं है, इसलिए वो डिजेनरेट हो रहा है। डिजेनरेट हो रहा है मतलब अपनी उम्र से आगे चल रहा है वो, है ना। तो ये यहाँ पे चला गया। बल्ज, अभी हमने देखा कि कैसे प्रेशर पड़ता है और वो बाहर निकल आता है ना। तो जब वो बाहर निकल आता है, इसको बल्ज कहते हैं। हार्निएटेड डिस्क किसे कहते हैं, ये बाहर निकल आया और इसने अपनी बॉर्डर्स, अपने आकाश को तोड़ दिया, अपनी बॉर्डर्स को तोड़ दिया, अब ये बाहर की तरफ फ्लो हो गया, है ना। ये हार्निएटेड, इसके लिए भी स्लिप डिस्क या बल्ज वाले ही ट्रीटमेंट लगेंगे। ये ऊपर के तीन के लिए एक ही प्रोटोकॉल होता है। सिर्फ डीजेनरेटिव चेंजेस के लिए प्रोटोकॉल थोड़े से बदलेंगे हमारे। स्लिप ऑफ सॉरी स्लिप डिस्क हो गया, बल्ज हो गया, हार्निएटेड डिस्क हो गई, इनके लिए एक जैसे ही ये होते हैं। थिनिंग डिस्क, इसके लिए भी डीजनरेशन वाले ही प्रोटोकॉल्स चलेंगे, आगे बताऊंगा मैं कैसे उसे। अब सबसे नीचे की तरफ देखिए, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये क्या हो गया, डीजनरेशन विथ, यहाँ पे डीजनरेशन हो रहा है। यहाँ पे आपकी डिस्क तो पतली हो ही रही है, घस रही है, पुरानी हो ही रही है, खराब हो ही रही है, नरिशमेंट मिल ही नहीं रही है उससे, लेकिन सिर्फ उतने पे रुक गया कि ये नहीं, तो यहाँ पे ऑस्टियो चेंजेस भी हो रहे हैं। हड्डियां देखिए यहाँ पे कैसे दिख रही, जैसे मोमबत्ती पिघल के नीचे की तरफ चली आती है ना। तो ये क्या हो रहा है, बोन्स यहाँ पे आपस में जुड़ना शुरू हो गए। बोन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, आपस में जुड़ना शुरू हो गया। अब ये ऊपर की तरफ देखिए और यहाँ पे नीचे की तरफ देखो। देखिए ये किस तरह से हो गया। अब यहाँ पे ऊपर की ये बोन को देखिए, अरे इसे क्या हुआ, कर कहीं और रहा हूँ, हो कहीं और रहा। फिर से कोशिश करता है, यहाँ से देखिए, हाँ ये वाला चेंजेस देखिए, है ना। अब यही ऊपर की जो दूसरे बोन्स हैं हमारे, उसमें भी देखिए यहाँ पे कैसे एक परफेक्ट कर्व है, लेकिन वही जब नीचे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ की डिस्क ही गायब हो गई है। यहाँ का फ्लूइड ही गायब हो गया है, डिस्क नहीं होती लेकिन यहाँ फ्लूइड होता है, यहाँ का फ्लूइड ही गायब हो गया है। ये दोनों हड्डियां आपस में क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं, वेल्डिंग कर देते हैं उस तरह से, है ना। जिस तरह से वेल्डिंग किया जाता है, ठीक कुछ उस तरह से ये क्या हो गई, ये आपस में यहाँ पे जुड़ गई। अब यहाँ पे मोमेंट होगी क्या, ये आपस में घूमेंगी, बिल्कुल नहीं घूमने वाली। वो फिक्स हो गई, आपस में जुड़ गई एक दूसरे से, तो अब इसमें मोमेंट कोई नहीं होने वाली, है ना। अब इसमें कोई मोमेंट नहीं होने वाली, तो ये आपस में एकदम जुड़ गई, पूरी तरह से, बुरी तरह से जुड़ गई हैं ये। तो अब इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, डीजेनरेटिव तो हो गया, तो लंबर ऑस्टियोफाइटस कहा जाता है इसे, है ना। तो लंबर ऑस्टियोफाइटस, या हड्डियां स्पार्क करती है, स्पार्क करती है मतलब आवाज आएंगी, जैसे टर्न करोगे वैसे ही वहां पे जोर की चमक आएगी, पेन, बहुत दर्द शुरू होगा, है ना। तो बोन्स वहां पे स्पार्क करेंगे। ऐसी वृद्धि अ, होती है जो रीढ़ की हड्डियों को अपक्षय मतलब डीजनरेशन, डीजनरेटिव चेंजेस ऊपर दिया, डीजनरेटिव चेंजेस टू द स्पाइन, है ना। ये कैसे चेंजेस होते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब आप हो 40 साल के, लेकिन आपकी हड्डियां हो गई हैं 90 साल की, आपस में एकदम चली गई हैं, घुस गई हैं आर पार,
मोमेंट ही नहीं होने दे रही, कोई हरकत नहीं हो रही वहां पे, है ना। तो एज एट डिस मटेरियल और द कार्टरेज, इसको कार्टरेज भी कहा जाता है, डिस मटेरियल भी कहा जाता है। डिस मटेरियल कार्टरेज के अंदर जो होता है, ये क्या हो जाता है, इन हड्डियों के बीच में वो श्रिंक करने लगता है, कम होने लगता है, हड्डियां बढ़ने लगती हैं और ये एक दूसरे में वहां पे फंस जाती है, जिसके कारण रीढ़ के जोड़ों में अतिरिक्त हलचल होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं और थोड़ी सी भी मूवमेंट जो होती है ना, ये पूरे आपस में उसको कट 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 करके हिलाना शुरू कर देता है। इसके आवाज नहीं आएगी कटकट आपको, इसका डायरेक्ट पेन फील होगा। और ये वाली पोजीशन में डॉक्टर्स सिर्फ ऑपरेशन बताते हैं, या कई बार तो ये होता है कि कुछ नहीं कर सकते करके बताते हैं ना, इसको काटा जा सकता है ना, पीटा जा सकता है ना, तोड़ा जा सकता है। आप इसको अगर काट पीट के उसको लेवल करके सीधा भी कर दोगे, आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स ये वापस फिर से वैसे हो जाएगा। तो इसके बार बार ऑपरेशंस भी नहीं किए जा सकते, है ना। तो इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताई गई है इसकी, है ना। ये क्या बताया गया है, विथ डिजेनरेटिव चेंजेस, अगर वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, ये ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो क्या बताया, लेफ्ट रिंग फिंगर के जॉइंट, सेम जॉइंट पे 2 4 5 9 सीटेड, है ना, 2 4 5 9 सीटेड। अब 2 को और क्यों यहाँ पे कम किया गया है, तो ये उनकी बढ़ने की स्पीड को तो कम करेगा ही, मोबिलिटी को कम कर ही रहा है। 2 से और क्या कम होता है, वायु वात को कंट्रोल करता है ना। हमने त्रिदोष पढ़े हैं, त्रिदोष में हमने क्या पढ़ा, वायु कंट्रोल्स वातः, है ना। तो वायु नियंत्रण करता है वात पे, वायु बढ़ेगा वात बढ़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, पेन बढ़ेगा, है ना। वात कैसे पता चलता है आपको, वात है कैसे पता चला, पेन से पता चला। तो पेन है, पेन बढ़ा, वात बढ़ा, वात बढ़ा, वायु बढ़ा, वात डिसबैलेंस हुआ, वायु डिसबैलेंस हुआ। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, वायु बढ़ेगा या कम होगा, अगर वात की समस्या है तो वायु बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, एक्सेस बढ़ेगा। वायु बढ़ेगा। बढ़ेगा। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब भी देखोगे आप, एनर्जी बढ़ने के वजह से ही बीमारी होती है, एनर्जी घटने के वजह से बीमारी नहीं होती। डिसबैलेंसेस एक्सेस के वजह से ज्यादा होते हैं, है ना। इसलिए वायु को कम किया, वहां पे पेन जहां है वहां पे 2 को सिडेट, वायु कम रहेगा, है ना। फिर 2 को काउंटर करने के लिए 3 को वहां पे टोन कर लो, इस तरह से भी किया जाता है। 3 4 को काउंटर करता है, 2 को नहीं, 2 को 7 काउंटर करता है। 3 7 9 टोन। 3 क्यों लिया यहाँ पे, डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं। 3 क्यों लिया यहाँ पे, हड्डियां चिपक गई हैं एक दूसरे से, है ना। कोई भी चीज चिपक गया, आपके कपड़े में कोई दाग चिपक गया, या आपके दूध के बर्तन में दूध जल के चिपक गया, या आप किसी भी चीज में कोई भी चीज चिपक गई, उसको कैसे हटाते हो, गर्म करते हो ना, गर्म पानी में पहले उसको डालते हैं। कपड़ों को क्या करते हो, गर्म पानी में डालते हो। दूध चिपक गया तो उसको क्या करोगे, उसको भी गर्म पानी डालते हैं, उसको उबालते हैं, फिर उसको हटाते हैं। सोने में कोई चीज मिल गई, या धातु लेने जाते हो आप, है ना, गोल्ड लेने जाते हो, कैसे लेते हो, 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 21। तो जितना कैरेट कम होता जाएगा उसमें क्या होता है, मिक्सिंग ज्यादा होती है, कॉपर की मिक्सिंग वगैरह ज्यादा होगी। जब आप उसको रिटर्न देने जाते हो कि भैया मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो, मुझे दूसरा दे दो, हाँ, ये क्या करेगा, प्योर करेगा, है ना। तो ये जब आप उसको सोनार के पास ले जाते हो, आपका 18 कैरेट का अगर गोल्ड होगा तो वो ले लेता है क्या, नहीं, वो क्या करते हैं, उसको भट्टी में तपाते हैं, उसको पिघलाते हैं, फिर उसमें से जो गोल्ड है वो अलग निकाल लेते हैं, जो अशुद्धियां थी उसको अलग कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ तो है जिसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो गया है, उस स्ट्रक्चर को फिर नॉर्मल करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अग्नि की सहायता से उसे तपाना होगा, ताप देना होगा उसे, है ना। अग्नि का क्या है, ट्रांसफॉर्म करता है ना, दाहकता किसी भी चीज को क्या करती है, शुद्ध करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, एक जगह से दूसरी जगह में उसका रूपांतरण करती है, रूप को बदलती है उसके,
यहाँ पे इस ऑस्टियो के रूप को बदलना है आपको, हड्डियों के रूप को बदलना है। जो डॉक्टर सर्जरी करके करने वाले थे वो अब आपको पॉइंट्स के साथ करना है, तो ये आगे आपके सर्जिकल पॉइंट्स सर है ना। विथ डायग्राम है, मैग्नेट्स कैसे लगाने हैं उस तरह से यहाँ पे बताया हुआ है, मैग्नेट के साथ आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसी ही एक ऑस्टियो की इश्यूज होती है सर्वाइकल से। सर्वाइकल में ऑस्टियोफाइटिस होता है। तो ये ऑस्टियोफाइट जब आपके सर्वाइकल में होता है, तो अब इसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे, बिना बिना एक्सरे के भी पता चल सकता है। ये कैसे पता चलेगा, तो ये जब होगा तो दोनों भुजाओं में सुन्नपन और कमजोरी हो सकती है। दोनों भुजाओं में सुन्नपन रहेगा और कमजोरी आ जाएगी। शोल्डर्स में, हाथों में, भुजाएं मतलब नॉट ओनली शोल्डर्स, हाँ, भुजाओं मतलब हाथ हो गए आपके, है ना, हाथ हो गए। तो आपके पूरे हाथ को क्या कहता है, भुजा कहा जाता है, भुजंग, भुजाएं। तो भुजाओं में मतलब हाथों में क्या होगा, वहां पे वीकनेस आएगी, नमनेस आएगा, सुन्नपन रहेगा, झुंझुनी रहेगी। थोड़ी देर इस हाथ में मोबाइल पकड़ लिया, फिर थोड़ी देर इस हाथ में, फिर ये दर्द करने लगा, फिर थोड़ी देर इस हाथ में काम कर रहे हैं, उंगलियां बजा रहे हैं, यहाँ पे कटकुट आवाज, वहां पे कटकुट आवाज, है ना। कोई चीज कह दिया कि लो इसको जरा पकड़ो, ऐसे झूल कर, अरे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, नहीं उठ रहा है। दिस आर नॉट अ गुड सिम्टम्स, है ना। हाथ कमजोर हो रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ये सर्वाइकल से रिलेटेड, सर्वाइकल के ऑस्टियोफाइट से रिलेटेड ये सिम्टम्स बता रहा है। तो सिंपल सा है कि भयंकर दर्द होगा यहाँ पे, या वीकनेस होगी, नमनेस होगा, है ना, या झुंझुनी आएगी वहां पे हाथों में, वहां पे बहुत ज्यादा वीकनेस, झुंझुनी, सुन्नपन होगा। उंगलियों की निपुणता में हानि होना शुरू हो जाएगी। तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो भी काम करना कम कर देगी। कभी कभी स्वेलिंग्स हो जाती है यहाँ पे, है ना, रिटेंशन नहीं हो पाता। जैसे पैरों में स्वेलिंग्स होती है, जैसे फिंगर्स में स्वेलिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभी इतनी कमजोर हो जाएंगी कि आप थोड़ी देर ग्लास भी पकड़ के रख दोगे तो भी हाथ की उंगलियां ऐसी कड़ी हो जाएंगी, टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएंगी, तो इसको सीधा करना पड़ेगा, है ना। तो हाथों की उंगलियों से संबंधित समस्याएं हो रही है, मसल से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, नमनेस आ रहा है ना, सुन्नपन आ रहे हैं, झुंझुनी आ रही है वहां पे, साइज कम हो रही है, वीक हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं हाथ, तुरंत ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू कर देनी है। हाथों की प्रगतिशीलता कमजोरी हाँ सकती है, हाँ सकती है, हो सकती है ना। तो ये क्या हो जाता है, अब यहाँ पे क्या करना है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क ड्यू टू ए ऑस्टियोफाइट, है ना। तो ऑस्टियोफाइट के कारण अगर यहाँ पे स्लिप डिस्क हुई है, स्लिप डिस्क क्यों हुई है, वहां पे बोन्स की वजह से, तो क्या करना है, सेम प्रोटोकॉल 245 सीडेड 372, है ना। ये अब गंभीर हो चुका होगा, है ना, बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे आप वहां पे, 09 ऐड करेंगे, यहाँ जीरो पे क्या टोन करना है, 98। जीरो टोन 9 सीडेड ऐड कर देना है, सिंपल है ना। और प्रोटोकॉल्स लिखते मत बैठिए, ये पीडीएफ देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी के लिए क्या कीजिए, पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे रखिए, ये सारे प्रोटोकॉल विथ इमेजेस, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, है ना। तो उसकी चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे अपग्रेड होता रहेगा वैसे वैसे मिलता रहेगा आपको। अभी सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो कि किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लक्षणों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो बाद में पेशेंट के सामने बैठेंगे, वो बता कुछ और रहा है और आप किसी और दुनिया में खोए रहोगे, है ना, कि ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मैंने सुना ही नहीं था। तो इतना सब करने के बाद में भी फिर वहां पे हम ग्रुप में गिरी पड़ते हैं कि अरे इसका क्या करें, कि थोड़े से नोट्स ओपन करने होते हैं हमें। सब कुछ वहां पे 60 डेज की क्लास में इतना डिटेल में देख चुके हैं ना। मैं तो सोचता हूँ किसी ने मेरे को इतना सिखाया होता तो पता नहीं आज कहाँ पे होता मैं, है ना। सिखाने वालों ने बहुत सिखाया, डेफिनेटली बहुत अच्छा सिखाया, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी विशिष्ट उपचार, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स क्या है ना, ये बहुत सुंदर चित्र है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स क्या है, तो जब स्पाइन आपकी क्रिएट होती है ना, जब माँ के गर्भ में होते हो आप, आपका शरीर जब रूप ले रहा होता है, तो उस समय पे कुछ इस तरह से दिख रहे होते हैं, उस समय पे कुछ इस तरह से दिख रहे होते हैं।
ये डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देयर इज ओनली वन सिंगल कर्व जो यहां से यहां तक है। इस कर्व से लेके जो एडल्ट वाला दिखाया है आपको, है ना, तो जो एडल्ट वाला कर्व है, गले में आगे की तरफ, पीठ में पीछे की तरफ, पेट में आते हुए फिर आगे की तरफ, और फिर एनएस की तरफ जाके पीछे की तरफ होके फिर अंदर की तरफ टेलबोन। ये मल्टीपल कर्व, ये हमारे शरीर के साथ साथ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं शरीर की वृद्धि होती है ना, ये कर्व्स हमारे बढ़ना शुरू होते हैं, आना शुरू होते हैं। अब हर एक वर्टिब्रा का या हर दो वर्टिब्रास के बीच में जो आपकी डिस्क है ना, तो हर एक वर्टिब्रा का अपना अपना एक स्पेसिफिक कर्व होता है। हर एक का अपना एक स्पेसिफिक एंगल होता है। 33 वर्टिब्रास के अपने अपने स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। दो वर्टिब्रास के बीच में स्पेसिफिक अपनी एक गैप होती है। उस गैप को ध्यान में रखते हुए, है ना, ग्रीवा मतलब सर्वाइकल। सो इट्स क्लियर फॉर द फिगर्स दैट, ये जो फिगर दिख रहा है हमें, इट्स क्लियर, क्या क्लियर करता है फ्रॉम द फिगर्स दैट, ये क्या बताता है, सर्वाइकल और लंबर जो है हमारा, ये सेकेंडरी कर्वेटरीज होती है। तो सर्वाइकल और लंबर ये क्या है, सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन सी हमारी बाहर की तरफ है। सर्वाइकल और लंबर में क्या हो गया, ये अंदर की तरफ चले गए। सर्वाइकल लंबर में क्या हो जाता है, ये अंदर की तरफ चले गए, तो ये सेकेंडरी कर्व्स हो गए हमारे। द्वियम कर्व कहते हैं इसे, है ना, द्वियम वक्रता कहेंगे इसे। क्या द्वितीय वक्रता, द्वियम वक्रता इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन डिस्क का, इन शेप्स का अपना अपना एक लोकेशंस होता है, और इनहैंस उसी हिसाब से इनके भी स्पेसिफिक इलाज होने चाहिए, है ना, और हम कर सकते हैं उसे। अब जब आपको पता हो कि ये स्पेसिफिक किस तरह से, स्पेसिफिक मतलब किसे कहेंगे, पेशेंट की रिपोर्ट आपके सामने है, उसमें बता रहा है कि ये किन लोकेशंस पे वहां पे डैमेजेस हुए हैं, है ना। अब जिनकी भी कमर से संबंधित समस्याएं हैं, सर्वाइकल से संबंधित समस्याएं हैं, हाथों पैरों से संबंधित समस्याएं, जैसे मैंने हाथों के बारे में बात किया, ठीक वैसे पैरों के भी। पैर कमजोर हो रहे हैं, ज्यादा देर तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, पैर के मसल्स वीक हो रहे हैं, पैरों की उंगलियों में नमनेस रहता है, झुनझुनी रहती है, पैरों में दर्द बना रहता है, घुटनों में दर्द बना रहता है, एक बार इसकी तरफ ध्यान से देखो, है ना। तो अब से क्या आदत कर लोगे, पेशेंट अगर नी पेन लेके आता है तो उसको पूछो कमर में दर्द है क्या, और सिर्फ कमर की ट्रीटमेंट करेंगे क्या, घुटने के साथ कमर की ट्रीटमेंट की आपने, पेशेंट ऐसे रातों रात भागेगा, है ना। ये एक क्लास आपकी कम से कम लाखों की होने वाली। ये एक क्लास अगर ढंग से समझ ली, ट्रीटमेंट्स एप्लीकेशंस करना शुरू कर दिए, तो पेशेंट आपका घोड़े जैसा दौड़ेगा, और लाखों रुपए बचेंगे उसके और आपके भी। मतलब आपको हुए तो आपको, उसको हुए तो उसके, है ना, भगवान ना करे ये समस्याएं किसी को हो। राइट, तो क्या करेंगे, अब जब पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, नी का इशू है, नी के साथ हम क्या पूछते हैं, कमर की समस्या है क्या, है ना। और जब नी के साथ कमर पे अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो और एक क्या चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, जब भी कमर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या करेंगे, सर्वाइकल का भी करेंगे ट्रीटमेंट। सर्वाइकल का भी करेंगे। वेरी गुड। जब भी कमर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये पिछली क्लास में बताया था कि व्हेनेवर यू आर ट्रीटिंग, लोअर को ट्रीट कर रहे हो, अपर को भी ट्रीट करो। अपर को ट्रीट कर रहे हो, सर्वाइकल में कुछ इशू है, लोअर को भी ट्रीट करो, है ना। ये नारियल के पेड़ की तरह है, नीचे हिलाओगे ऊपर ज्यादा हिलेगा। तो नीचे अगर गड़बड़ी हुई, तो उसका इफेक्ट दूसरे तरफ, ब्रिज के उस तरफ भी दिखने वाला है ना, बिल्डिंग के उस तरफ भी दिखेगा, कोने पर भी दिखेगा, तो वो ध्यान में रखना है। अब स्लिप डिस्क एट L3 L4 L5 लेफ्ट साइड में रेडिएटिंग हो रही है, लेफ्ट गई या राइट गई, इस हिसाब से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स में थोड़े से चेंजेस होंगे, तो उसको समझते चलिएगा चेंजेस क्या हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास आपके नोट्स हो, बुक्स हो, पीडीएफ हो, तो प्रोटोकॉल को समझिए किस तरह से लिया गया है ना। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वो कहाँ पे चलेगा, लेफ्ट रिंग फिंगर पर स्पाइरल्स के साथ चलेगा। जिनको पता है स्पाइरल कैसे लगानी है तो समस्या नहीं है, जिनको नहीं पता है स्पाइरल कैसे लगानी है, तो मैं आप लोगों के साथ, आपको चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, स्पाइरल के या उसके पूरे शेयर कर दूंगा मैं।
आज मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। या तो आज ये काम करेगा या तो कल इसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। देखा, डराया तो सब काम करने लगते हैं। तो ऊपर का जो स्पाइरल है हमारा, इसमें सेकंड स्पाइरल, लेफ्ट रिंग फिंगर सेकंड स्पाइरल, यहाँ पे क्या करना है, सेम वही प्रोटोकॉल है, 245 सीडेड 3 7 टोन, है ना। ये पेन से रिलेटेड है, ये स्लिप डिस्क से रिलेटेड है। तो कहीं पे भी कोई भी चीज दर्द में है, जगह से हट गई है, ये प्रोटोकॉल होगा। अब घुटने की ट्रीटमेंट कहाँ करते हो आपको पता है, और घुटने की डिस्क अपनी जगह से हिल गई, है ना, सैनुअल फ्लूइड वहां का हट गया, घुटने में आवाजें आ रही हैं, दर्द हो रहा है, बैठते समय उठते समय मोड़ नहीं पा रहे, मोड़ लिए तो बंद हो गए, खोल दिए तो खुले ही रह गए। तो ये समस्या जहां हो रही, तो यहाँ इसको क्या करना है, सिर्फ घुटने के लोकेशन पे ले लो, सेम प्रोटोकॉल रहेगा वहां पे, 245 3 7 टू। मुश्किल है, सिंपल है ना। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल प्रोटोकॉल हो गया आपका। तो ये अब जहां पे भी L4 L3 L5 का होगा इशू, सेकंड स्पाइरल पे आएगा, प्रोटोकॉल यही होगा। अब इसके साथ में स्पेसिफिक क्या किया मैंने, लेफ्ट साइड में है ना, ब्रैकेट में क्या दिया यहाँ पे, स्लिप डिस्क कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड की ट्रीटमेंट करते समय पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट पे आते हैं, L3 L4 L5। अब आपका होमवर्क है अगले हफ्ते तक, हाथ के ऐसे 2 मैप छाप लेने हैं, और किस प्रोटोकॉल के, अब यहाँ पे क्या है, L3 4 5 तीन जॉइंट्स आ गए एक ही जॉइंट पे, कहाँ पे, आपके लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट पे। कौन कौन से तीन जॉइंट्स आ गए, या कौन कौन से तीन वर्टिब्रास आ गए, लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5, है ना। अब इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हो, अभी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है तो क्या करोगे, मेथी लगाएंगे, है ना, सिंपल है ना, सिर्फ एक मेथी पट्टी बना लो, लगा लो इस लोकेशन पे। लेकिन सर्जरी करनी है तो मैग्नेट से करो, ज्यादा इफेक्टिव होगी। मेथी से भी होती नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं तो मेथी से ही करता हूँ सारी चीजें, लेकिन ये बताने के लिए बता दिया आपको कि इफ इन केस अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैग्नेट्स नहीं है, तो ट्रीटमेंट करना छोड़ना नहीं है, इसी लोकेशन पे मेथी भी लगा सकते हो, है ना। अभी ये सिर्फ स्पाइरल पे लगेगी या नहीं लगेगी, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो जब भी आपके दिमाग में ये हो ना, मुझे स्पाइरल पे मेथी लगानी है, तो एक एक लगाओ या नहीं लगाओ, लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। उससे बेहतर एक तरीका है, जिस फिंगर पे स्पाइरल है उसके तीनों जॉइंट्स पे एक एक मेथी पट्टी लगा दो, सिंपल है। तीनों जॉइंट्स पे एक एक मेथी पट्टी लगा दो, काम आसान हो जाएगा, और है ना, समस्या नहीं है कोई। सेम प्रोटोकॉल फॉर स्लिप डिस्क एट लंबर 3 4 5, लेकिन ये कहाँ पे है, राइट साइड में है ना, राइट साइड में है। अब देखिए फर्स्ट वाला प्रोटोकॉल क्या है आपका, सेम है, लेफ्ट रिंग फिंगर सेकंड स्पाइरल 2 4 5 सीडेड 3 7 टोन, है ना। ये एक ही जगह पे आ गई, ये सब जगह पे सेम रहेगा, ये प्रोटोकॉल नहीं चेंज होने वाला आपका। जिसे डॉक्टर्स सर्जरी करने के पहले करते हैं ना, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एमआरआई किए जाते हैं, क्लियर विजन है इसलिए और इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो ये उस तरह से है। तो ये उस पूरी स्पाइन के उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ये सर्जरी की तरह है, ये प्रोटोकॉल अपने आप में ही डीएनए लेवल पे जाके ट्रीटमेंट करता है ना। तो यहाँ पे तो आप बोन्स की बात कर रहे हो, ये तो बोन्स की भी डीएनए लेवल पे जाके ट्रीटमेंट करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये। अब ये कहाँ पे हो रहा है, राइट साइड। कैसे पता चलेगा लेफ्ट में गया राइट में गया, तो उस बॉडी के उस तरफ आपको उसके इफेक्ट्स दिखते हैं। स्लिप डिस्क राइट में हुई है तो राइट में प्रेशर बढ़ेगा, राइट के पैर से रिलेटेड इश्यूज होगा, लेफ्ट में बढ़ा है तो लेफ्ट के तरफ प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट से रिलेटेड इश्यूज होंगे, है ना। अब देखो इसमें सिर्फ राइट में लेते कि समय क्या किया इन्होंने, 0 9 बढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने हाथ चेंज कर दिया। तो आप चाहो तो यहाँ पे 0 9 ऐड कर सकते हो, या बिना 0 9 के भी सेम प्रोटोकॉल एप्लीकेशन करना है यहाँ पे, है ना। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे कहाँ पे आया ये,
ये आ गया हमारे राइट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट पे। राइट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट पे राइट में अगर कुछ इश्यू हो रहे हैं तो पैरों की बात हो रही है, कमर की बात हो रही है, कमर से पैरों की तरफ। हाँ, डिफरेंसेस को समझ से चलिएगा, ये आसान रहेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए। स्लिप डिस्क एट L1, L2, D12, मतलब थोरासिक 1, थोरासिक 1, लंबर 2 पे, है ना। D12 लास्ट में लिखा, लेकिन इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अब ये लेफ्ट साइड में जाते हुए तो सेम, अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ अब लोकेशन बदल गया। अब मैं L4, L5, L3, L4, L5 पे नहीं हुआ, अब मैं उसके एक स्टेप ऊपर आ गया, मैंने अब ऊपर के 3 वर्टिब्रास ले लिए। तो मैं स्पाइरल कहाँ पे आ जाएगा, 2 से 3 पे आ गई मेरी स्पाइरल, है ना। तो अब थर्ड स्पाइरल पे आ गया। थर्ड स्पाइरल पे सेरेम प्रोटोकॉल्स लोकेशन से यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इसी तरह से लगाने हैं। जिनको स्पाइरल्स की प्रैक्टिस करनी है ना, बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन है कि करो स्पाइरल की कितनी प्रैक्टिस करनी है ना। बीच में किसी ने पूछा था, क्लिनिक पे ही पूछा था शायद, सर मजहर जी ने पूछा था, राइट सर, स्पाइरल वाले प्रोटोकॉल्स बताइए। तो ये आ गए आपके स्पाइरल वाले प्रोटोकॉल्स, है ना। यहाँ से किया जा सकता है इसे, ठीक उसी तरह से। अब ये जब मेरा डिस्क के लोकेशन चेंज हो गए, है ना, डिस्क के लोकेशन मेरे एक स्टेप ऊपर चले गए, तो सेम फिंगर पे मैं अब पित्त जॉइंट पे आ गया। अब पित्त जॉइंट पे, इन इसी पित्त जॉइंट पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फॉर लेफ्ट साइड एंड राइट इंडेक्स फिंगर फॉर राइट साइड। बाकी थर्ड स्पाइरल सेम है, और दोनों के पित्त जॉइंट पे आ गए, है ना। तो समझो अगर किसी के लोअर बैक में भयंकर से भयंकर इशू भी हो, बोथ इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट पित्त जॉइंट अगर इतने भी कवर कर लिए आपने, इतने भी कवर कर लिए, तो भी बहुत ये होगा। अब ये समस्याएं कैसी हैं, क्रॉनिक है ना, लंबे समय से चली आती है। तो अगर कलर से भी ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे, जब तक पेन है उसको चेक करो कैसा है, दबाने पे आराम लगता है तो रेड कलर लगाएंगे, दबाने पे दर्द बढ़ता है तो ब्लैक कलर लगाएंगे। ऑन द सेम जॉइंट्स पे रिंग लगानी है ना, रिंग निकालेंगे, गोल रिंग जैसे मेथी पट्टी लगाते हैं, ठीक उसी तरह से, राइट। और बाकी के अगर पॉइंट्स पे आपको करने हैं तो पॉइंट्स को भी आप कर सकते हो। जैसे 2 को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना है, कौन सा कलर लगेगा यहाँ पे, चलिए जो बताएगा उसको चवन्नी दूंगा। 2 को सिलेक्ट करना है, कौन सा कलर लगेगा, सर ब्राउन। आयुर्वेदिक में ब्राउन कलर नहीं आता है, ठीक है, कोशिश अच्छी। आयुर्वेदिक में हम ब्राउन कलर नहीं यूज करते हैं। येलो येलो आएगा कब, लाइट ब्लू सर। हाँ, एक मिनट दीजिए, मेरा सब बंद हो गया फिर से। लाइट ब्लू सर। स्काई ब्लू सर। जी 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 जी, मैं नाम देखना चाहता हूँ, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ब्लू कलर। बाहर मुझे, सॉरी। तो हम जब 2 पे सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 को सिलेक्ट करोगे कौन सा कलर लगेगा, लाइट ब्लू। ब्लू। हाँ ब्लू, लाइट ब्लू कह सकते हैं आप। तो अब वहां पे ब्लू कलर लगेगा आपका, ब्लू या लाइट ब्लू कलर। 4 को सिलेक्ट करोगे आप, कौन सा कलर लगेगा, येलो। येलो सर, येलो सर। 5 को सिलेक्ट करोगे कौन सा कलर लगेगा, ऑरेंज। 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 बराबर है। ऑरेंज सर। पता नहीं, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं नाम ही नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 को टोन कर रहे हैं आप, कौन सा कलर देंगे, ब्लू। ब्लू। लाइट ब्लू। ब्लू कलर। ब्लू या लाइट ब्लू, है ना। तो ब्लू या लाइट ब्लू कलर दोगे आप। ठीक उसी तरह से 7 को टोन कर रहे हो, कौन सा कलर दोगे, रेड। रेड कलर। है ना। सिंपल हो गया, तो 2 जगह पे रेड कलर देने हैं, 2 जगह पे येलो कलर देना है ना। और एक जगह पे येलो, एक जगह पे ब्लू देना है आपको, हो गया।
सिंपल है। तो ये कलर से भी स्पाइरल वहां पे लगा सकते हो। ठीक उसी तरह से जॉइंट पे भी सेम स्पाइरल लगा सकते हो। अब जॉइंट पे यहाँ पे 0 और 9 बढ़ जाते हैं, तो 0 को टोन करना है तो कौन सा कलर लगेगा? ब्लैक कलर। और 9 को सिलेक्ट करना है तो कौन सा कलर लगेगा? ब्लैक कलर ही। बराबर है। हम लोग लगाते हैं ना, फीवर हो गया, बुखार आ गया, हर एक उंगली के बीच में ब्लैक, पीछे ब्लैक, बीच में ब्लैक, पीछे ब्लैक, सबसे सामने की तरफ बीच में क्या होता है? 0। बैक साइड में बीच में क्या है? 9। 9। तो दोनों पे ब्लैक ब्लैक लगा दिया, 0 to 9 सिलेक्ट हो गए। वेरी नाइस। तो ये सेम प्रोटोकॉल सारे कलर से भी लगाए जा सकते हैं, है ना? सिंपल है। जिन्होंने नोट नहीं किया हो आराम से बाद में इसको रिकॉर्डिंग देखते हुए नोट कर लीजिएगा। अब विथ ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या होगा? अब सिर्फ जॉइंट्स बदलेंगे। अब कहाँ पे आ गए हम? थोरासिक 1, 2 और सर्वाइकल 7। तो सर्वाइकल 7, थोरासिक 1, थोरासिक 2 पे, है ना? अब यहाँ पे जब स्लिप डिस्क के इशू, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? रिकॉर्डिंग शुरू है, चालू है, हो रही हो सर। रही हो रही। तो यहाँ पे जब स्लिप डिस्क के इश्यूज होंगे, है ना? अब इसमें क्या होगा? ऊपर का प्रोटोकॉल में आपका थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या? फिंगर नंबर वही है, सिर्फ स्पाइरल बदल गई। यहाँ पे स्पाइरल कौन सी आ गई? 7th स्पाइरल आ गई, है ना? फिंगर नंबर वही है, 7th स्पाइरल आ गई। और राइट रिंग फिंगर के जॉइंट पे, राइट रिंग फिंगर के जॉइंट पे, कफ जॉइंट पे, वहां पे क्या आ गया? सेम प्रोटोकॉल हमारा। ओ नो, लाइट्स चली गई। आवाज आ रही मेरी किसी को?